जी जनाब। ओह आज तो माइक तूफानी काम कर रहा है। कुछ पढ़ा घर जाके? पागल की किस्में चेक करें, लॉ ने हमें क्या क्या पढ़ा दिया। अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड। साउंड माइंड किसे कहते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, हर वक्त नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अपने होशो हवास में हो, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता हो और जो उसके इफ़ेक्ट्स इसके इंटरेस्ट के ऊपर होंगे उनको समझ सकता हो। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कहीं लैंग्वेज में, किसी जगह, किसी सेंटेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर हमने कहा अनसाउंड की 3 कैटेगरीज हैं। एक है स्पेसिफिक पर्सन या इडियट जो कि 100% अनसाउंड है, बाय बर्थ ही बेचारा परमानेंटली। देन सेकंड कैटेगरी थी ल्यूनेटिक, जो पागलपन के दौरे जैसे पड़ते हैं, ज़्यादातर पागल, ज़्यादातर अनसाउंड, कभी कभी साउंड। फिर ड्रंकन पर्सन, या जो कभी कभी लस्सी पी के बैठा होता है, ज़्यादातर सही होता है लेकिन कभी कभी जो है वो बहक जाता है। अब ये जो कभी कभी ठीक और कभी कभी ख़राब वाले लोग हैं, इनके बारे में 2 जनरल रूल्स हैं। हमने वो जनरल रूल बताते हुए वो सिचुएशन नहीं बतानी जो कॉमनली होती है, वो बतानी है जो कॉमनली नहीं होती। तो वो पर्सन जो मोर ऑफ आ पागल रहता है, कभी कभी ठीक होता है, तो जो कभी कभी ठीक होता है कि इंटरवल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और वो बंदा जो ज़्यादातर ठीक होता है और कभी कभी ख़राब रहता है, तो जो कभी कभी ख़राब रहता है उस इंटरवल में नहीं कर सकता। तो आपने हमेशा बात उस वाले पॉइंट की करनी है जो मशकूक है। कॉमनली तो सब कह रहे हैं कि हाँ भाई ये पागल है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं, ये जिस वक्त ठीक होगा कर सकता है। और जो कॉमनली दिखने में ठीक लग रहा है, लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप कहेंगे नहीं, जिस वक्त ये ठीक ना हो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा वो जो मशकूक वाला टाइम है ना, उसके ऊपर बात करनी है। फिर अगर अदालत में मामला जाए तो साबित कौन करेगा, बर्डन किसके ऊपर है? जो ज़्यादातर पागल रहता है, कभी कभी ठीक हो, जो कंफर्म करेगा कि ये इस वक्त ठीक है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। और जो ज़्यादातर ठीक रहता हो, कभी कभी ख़राब हो, जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस वक्त ठीक नहीं है, उसी को प्रूफ करना होगा। अनसाउंड से रिलेटेड आपने जितनी भी बातें पढ़ी, मुझे बताइए कोई सवाल? क्या अनसाउंड अच्छी तरह से क्लियर है? फिर आपने पढ़े 4 तरह के लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं है, या जिनके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं है। एक लाइन आइटम को छोड़ के हमने 3 तरह के ऐसे लोग पढ़े। हमने पढ़ा एलियन एनिमी, इसको हम टेक्निकली एलियन एनिमी कहते हैं, जो एक दूसरे मुल्क का शहरी है। कैसे मुल्क का? जिसके साथ पाकिस्तान की वॉर चल रही है, ये एलियन एनिमी है, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डन हो गया। उसके अलावा ये जो फॉरेन सिफारतकार वगैरह है, उसमें क्या रूल था? उन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, एम्बेसडर्स और जो मेहमान। एम्बेसडर तो एक ऑफिशियल सफ़ीर होता है, उसके अलावा जो डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, जो बाहर से जो मेहमान वगैरह आते हैं गवर्नमेंट के, उनको पाकिस्तान ने इम्यूनिटी दे दी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है भला? उन पे केस नहीं हो सकता। वो चाहें तो अपने आप को अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन दे हैव अ पावर कि वो नहीं चाहते तो वो अदालत के सामने नहीं जाएंगे। तो ऐसे में उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने में नुकसान किसका है? हमारा अपना नुकसान है। तो लॉ ने उन सारे लोगों से हमें मना किया जिनसे कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा नुकसान है। इस वाले पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन? देन वो लोग जो जेल में हैं एंड मुजरिम भी हैं। जेल में बहुत सारे लोग होते हैं, मुजरिम नहीं होते। मुजरिम बहुत सारे लोग होते हैं, जेल में नहीं होते। बहुत सारे लोग मुजरिम भी होते हैं और जेल में भी होते हैं। तो जो मुजरिम भी हो एंड जेल में भी हो, दोनों शर्तें इकट्ठी पूरी हो रही हैं, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर वो रिहा हो के आया है, आज़ाद हो गया, अपने जुर्म की सज़ा काट आया है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़मानत पे रिहा हो के आया हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त वो हिरासत में है, जिस वक्त वो कैद है और वो मुजरिम भी है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन सारे पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूजन? जी जी, एलिगेशन हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदे ने कह दिया कि ये इस टाइम पे ठीक बात नहीं कर रहा, जैसे हमने कल एग्जांपल भी देखी थी, आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि अगर 2 भाई हैं, उनके फादर जो है वो बड़ी शदीद बीमारी की हालत में हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और मरने से थोड़ी देर पहले वो कहते हैं
कि ये प्रॉपर्टी मैं फलाना के नाम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या वो कोई विल बताते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई एतराज़ कर दे कि इस टाइम पे ये होशो हवास में नहीं थे। तो जो ऐसा एतराज़ करेगा उसी को साबित करना पड़ेगा कि होशो हवास में नहीं थे। बंदा जिसके बारे में कॉमनली गुमान होता है कि वो ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है कि इस वक्त वो बीमारी की शिद्दत में है या इस वक्त उसने पी रखी है क्या चीज़, लस्सी, तो ऐसे में फिर जो है उसको साबित उसी को करना होगा जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि कॉमनली दुनिया की नज़र में वो एक साउंड पर्सन है। तो साउंड पर्सन को जब कोई अनसाउंड कहेगा, ये उसी को अनसाउंड कहा जाएगा जो दुनिया की नज़र में साउंड है और कभी कभी अनसाउंड इंटरवल्स हैं। तो जिसने फिर इल्ज़ाम लगा दिया ना, जिसने एलिगेशन लगाई, एलिगेशन इल्ज़ाम को कहते हैं, तो वो बंदा फिर साबित करेगा। क्लियर? सेकेंड लाइन उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। यहां से आगे, दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास ये पूरा हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं। बट कैन क्लेम, लेकिन ये क्लेम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये एक क्या कह सकते हैं, द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। सूड का मतलब है केस, नॉट बीइंग सूड का मतलब केस नहीं होगा, प्रिविलेज का मतलब बेनिफिट, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा। तो ये लोगों के पास राइट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि मुझे बेनिफिट हासिल है कि मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको हम इम्यूनिटी देंगे, और इम्यूनिटी का मतलब है कि इनके ऊपर कोई शहरी केस नहीं कर सकता। जैसे सदर पाकिस्तान सबके सामने कत्ल कर दे, उस पर केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीगल सीट पे मौजूद है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी बात होगी कि हमारे मुल्क में जो कानून का सबसे टॉप पे बंदा बैठा है, हम उसके ऊपर केस कर दें। तो कानून ने वो तकद्दुस वाला मामला भी वो किया है। इसी तरह से जो फॉरेन एम्बेसडर्स आ रहे हैं, दूसरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, हम उनको ये प्रिविलेज दे रहे हैं, हम उनको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। वरना तो लोग उन्हें केसों में उलझाए रखें, लोगों को तो शुगल चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरे मुल्कों से जलील होते फिर रहे होंगे कि जी वो दूसरे मुल्क का बंदा यहाँ आया, उसके बाद पाकिस्तान में कोई सफारतकार बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी तो जो है वो मुफ्त में एवं ही शुगल मुगल में केस कर देते हैं। तो इसलिए उनको इम्यूनिटी दे दी कि जी आप परेशान ना हो, आपके ऊपर कोई पाकिस्तानी बाशिंदा केस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का, आपकी गवर्नमेंट से कोई मामला हुआ, हमारा आपस में इख्तलाफ हुआ तो वो अलग है, लेकिन एक नॉर्मल सिटीज़न आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। नहीं, हर फॉरेन सिटीज़न के केस में ऐसा नहीं है। ये वो हैं सिफारतकार हैं, या ये मेहमान हैं, ये वो डेलीगेट्स हैं जिनको बुलाया जाता है, या ये वो जो पक्के पक्के दूसरे मुल्क के सिफारतकार हमारे मुल्क में आके बैठे हुए होते हैं, ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है। ये हर आम शहरी का जिक्र नहीं हो रहा फ़ौरन। हाँ, हमें लगता है ऐसा है कि शायद हम उनका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पीछे उनकी एम्बेसी बड़ी तगड़ी होती है। किसी अमेरिकन सिटीज़न, ब्रिटिश सिटीज़न उसके साथ कुछ गलत करें, और अगर उसने एम्बेसी वालों को बता दिया कि देखिए जी मैं आपके मुल्क का शहरी हूँ, और देखिए मेरे साथ यहाँ पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है, तो फिर उसके एम्बेसी वाले बड़ी पावर के साथ आते हैं और जगह जगह असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन उनके पीछे तगड़ी कौम खड़ी है। हमारे पीछे जो है वो, हम तो बार बार यही पीछे तो देखो करते रह जाते हैं और नज़र कोई नहीं आता। जी सर, यहाँ पे कैंपेन का आ रहा है कि वो कर सकते हैं, और अगर बिल फॉर इम्यूनिटी यूज ना करें, ठीक है, यस, इससे आगे यही बात लिखी हुई है, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट, अनलेस कि वो डिसाइड करें कि अरे कोई बात नहीं, खैर है, हम चाहते हैं कानून का बोलबाला हो, हम अपने आप को खुद पेश करते हैं अदालतों के सामने। असूलन वो ऐसा करेंगे नहीं अगर उन्हें थोड़ी सी भी समझ है पाकिस्तानी सिस्टम की, लेकिन दे कैन चूज़, ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने अदालत के सामने आना है या नहीं, ये हमारी चॉइस नहीं है कि हमने उन्हें अदालत के सामने फेंकना है या नहीं। जी सर, लुनेटिक्स के अंदर ये भी तो हो सकता है कि अगर वो जब दोबारा वो पागल हो जाए, तो एक दफ़ा जब वो साउंड माइंड में हो तो उसे पिछले वाले साउंड माइंड की बातें याद ही ना हो, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे कि वो ये भी कंफर्म करें। अब अगेन बात यह है कि हम कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट दिमाग सही होना चाहिए।
जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट दिमाग सही होगा और कॉन्ट्रैक्ट बना देगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। अब आप वाली एग्जांपल में हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, लेकिन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग। आगे तो हो सकता है बंदा ही मर जाए, आगे हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ को आग लग जाए, हो सकता है वो मुल्क ही तबाह हो जाए, मतलब आगे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। आगे के मसले हैं चैप्टर 6 से आगे। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट बना के और कहेंगे लो जी एक प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया और भाग जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट चला नहीं चला, ख़राब हुआ, सही हुआ, बेईमानी हुई, सही काम हुआ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड जोन बताएगा। पहला जोन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की बात बता रहा है जी। ज़मानत का क्या मतलब है? ये अगर कई एक बंदा जेल में गया हुआ हो और इसलिए है कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या कई दफ़ा वो मुजरिम है, अगर तो किसी पे इल्ज़ाम है तो वकील कई दफ़ा जाके कुछ शवाहिद पेश करता है कि जी ये इल्ज़ाम इतना मजबूत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है ठीक है आप अपनी जगह वैलिड है, मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस बंदे के बिहाफ पे ये चीज़ इस तरह साइन करके दे रहा हूँ, ये बंदे को फलाना रीज़न की वजह से कुछ अरसे बाहर रहना है, ये मैं इसकी ज़मानत करवा रहा हूँ। अगर ये वाकई ही गलत साबित हुआ और ये भाग गया तो मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर दूंगा, आप मुझे इसकी जगह गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो ज़मानत इज़ अ गारंटी। ये है मुलजिम के केस में। मुजरिम के केस में तो वो तो मुजरिम है, अब मुजरिम को तो नहीं वो बाहर निकलने की इजाज़त देंगे, तो फिर मुजरिम को बाहर निकलने की इजाज़त कुछ सिलेक्टेड केस में मिलती है। अगर वो शदीद बीमार हो जाए, प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसे दवाइयाँ ऐसी चाहिए हों जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो किसी दूसरे मुल्क जाके कोई सर्जरी करवाना चाहता है जी, किसी एक बंदे ने अगर गारंटी दी हो और दूसरा बंदा जिसकी गारंटी दी है वो भाग जाए, ठीक है, तो सर ये वाला इसको तो चलिए गिरफ्तार कर लिया, अब सर उस बंदे को पकड़ के वापस लाना नहीं, देखें दो अलग अलग बातें हैं। एक बंदा जा रहा है और दूसरे ने उसकी गारंटी दी है, सवाल ये है कि वो मुलजिम है या मुजरिम है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुलजिम है फिर टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, अभी तो अदालत में केस चल रहा है, तो जब तक बंदा मुलजिम है तब तक प्रिविलेज थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। अक्सर लोग बीच में जिनको लग रहा होता है कि बिला वजह मेरे ऊपर केस हो जाएगा, वो कबलस वो गिरफ्तारी ज़मानत करा के बैठे होते हैं, तो उनको गिरफ्तार करने आते हैं तो वो कहते हैं ये देखें जी मेरे पास ज़मानत मौजूद है। तो मुजरिम के केस में थोड़ा सा मुश्किल मामला है। तो अगर एक मुलजिम चला गया है, कहीं फ़रार हो गया है और उसका ज़मानत वाला आपके पास मुल्क में बैठा है, तो पहले तो उस मुलजिम को मुजरिम की डेफिनेशन में लेके जाना होगा, फिर उसको वापस लाने की कोशिश करनी होगी, और फिर अगर वो वापस नहीं आएगा तो फिर आप उस बंदे को पकड़ेंगे जिसने ज़मानत दी है। तो हमारे साथ ये खेल भी तो बड़ा होता है, हम मुलजिम को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। मैं ये पूछा हूँ कि अगर चलिए गिरफ्तारी हो गई सबको, ठीक है, उसके बाद जो भागा है बंदा उसको लाना उस बंदे के ऊपर होगा या फिर ना लेके आए वो बंदा, हम उसे जेल में डाल देंगे। नहीं, मतलब जमानत वाला बंदे नहीं। हाँ नहीं, बात यह है कि जिसने ज़मानत दी थी उसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा युवा आप उसे नहीं पकड़ सकेंगे, तो क्या हुआ, मुझे पकड़ लीजिएगा, हमने उसे पकड़ लिया। अब अगर इसने छूटना है तो फिर उस बंदे को प्रोड्यूस करना होगा, हम अपने तौर पे ढूंढते रहेंगे उसे, लेकिन इसको अपने पास कब्जे में रखेंगे। तो या ये ढूंढवा के दे या हम खुद से ढूंढ लें, तो फिर ये ज़मानत वाला बंदा जो है वो इस तरह से सेंसिटिव पोजीशन में आ जाता है। जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें ये बताया, और हम इस वक्त कौन सा कानून पढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो हमारे मुल्क में आके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बात करता है जो लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर जाए, तो उसके ऊपर 15 तरह के और कानून होंगे। वो हमारे मुल्क में आके चाइल्ड लेबर करवा लेता है, वो हमारे मुल्क में आके कोई अब्यूज़िव हरकत करता है, तो उसके ऊपर अलग अलग कानून है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ के ये नहीं सोचना कि ये रूल हर जगह अप्लाई करता होगा। हमारे मुल्क का कोई बंदा उनके साथ तिजारती कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसमें अगर कुछ नुकसान नफ़ा होगा तो वो उन पर केस नहीं कर सकता। तो ये बार बार ज़हन में रखना है कि ये रूल्स कॉमन हैं, ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने सोचना है बस यही रूल होता होगा और यही हर जगह अप्लाई करता होगा। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन ज़रूर होंगे जो उस बंदे को कोई ना कोई, जैसे दहशतगर्दी वाला मामला है, वो आके बम फोड़ दे यहाँ, तो हम कहें नहीं वो चूँकि फ़ॉरेन एम्बेसडर है तो उस पर तो केस नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बेचारा बड़ा मासूम सा लॉ है। मतलब इसमें ना लॉस की भी किस्में होती हैं, एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है।
सिविल लॉ इंसानों का इंसानों से मामला होता है, क्रिमिनल लॉ में स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है कि उसके अंदर कोई जुल्म हुआ होता है। तो इसलिए हम इस टाइम पे एक इंसान और दूसरे इंसान का आपस में तिजारती मामला, हमारे यहाँ दो इंसान ए होता है और एक बी होता है, और वो अक्सर एक दूसरे से पेट्रोल खरीद रहे होते हैं, तो हम तो बड़ा सॉफ्ट सा कानून जो है वो डील कर रहे हैं। जी क्लियर हुई बात? आज तो हमारे सवाल जवाब ही चलते रहेंगे बहुत ज़्यादा। जी ठीक है, सदर पे कानून लागू है, सदर को पे केस नहीं कर सकते। नहीं, लॉ ने उसको इम्यूनिटी दी है, लॉ ने उसको आईनी उसका हक है। जरदारी भाई 5 साल उस सीट पे बैठे रहे, वो वजीर आजम नहीं बना, वो डायरेक्ट सदर बना, क्योंकि उसे पता था कि सदर कानूनी एतबार से पावरफुल पोजीशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से सदर इतनी पावरफुल चीज़ अब नहीं रही। वैसे जरदारी जिस वक्त सदर था उस वक्त होती थी। 58(2)B के तहत उसने वो पावर ख़त्म कर दी। सदर के पास एक बड़ी मज़े की पावर होती थी कि अगर उसे लगे मुल्क सही नहीं चल रहा, वो असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देता था एक झटके में। वन गुड डे उठता था, एक दस्तखत करता था और सारे घर, पूरी की पूरी नेशनल असेंबली घर। तो ये पावर होती थी जिसकी वजह से सदर से सारे डर के रहते थे और सदर की बात सुनते थे। और सदर फिर जरदारी ने अपने इरा के एंड के करीब ये पावर सदर से छीन ली। क्या? कौन सी? ये पावर जो खत्म हुई थी ना, ये तरमीम 1999 के पास हुई। नहीं भाई, सदर की पावर, थोड़ा सा सर्च कर लें, दोबारा सर्च कर लें जी। सदर की असल में देखें, एक होता है, एक तरमीम आती है, तरमीम लाई जाती है, एक बिल आता है, फिर उसके बाद बिल ने पास भी होना होता है। हाँ, ये बिल था। तो बिल क्या होता है? प्रपोज्ड लॉ। बिल जब ओके होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, मतलब पिछले दिनों एक कानून पे बात हो रही थी, ओहो ये कानून आ गया, बड़ा जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। पहले तो जनाब वो एक बड़े जोशीले ग्रुप ने उठ के दूसरे ग्रुप पे हमला कर दिया, देखो तुम लोगों वाले बुरे हैं, तुम लोग वाले बुरे हैं। जब सामने आई सारी हकीकत तो पता लगा उन लोगों ने बनाया था, उन लोगों ने पास किया था, इन लोगों ने तो उसमें 2 लाइनों की अमेंडमेंट की थी। वो अमेंडमेंट की वजह से वो बिल सामने आ गया। जब सामने आया तो पता लगा तो बड़ा ख़तरनाक बिल है। और वो बिल जिन्होंने बनाया था वो वही थे जो उस पर एतराज़ कर रहे थे। तो ये बड़े मज़े के सिलसिले होते हैं कि बिल शुरू किसने किया, बिल सामने पेश किसने किया, बिल अप्रूव किसने किया। तो ये तो बड़े अरसे से, ये सदर के ऊपर तो बड़ा अरसे से होता था, क्योंकि पाकिस्तान में कई दफ़ा ऐसा हुआ है। और पीपल्स पार्टी को तो एक दफ़ा सदर लगा रही होता था गालबन, उसने ऐसे ही चलता कर दिया था कि जी। उसके बाद से इन्हें था कि अब जब भी आए ये पावर ख़त्म करनी है, लेकिन ये पावर ख़त्म करने से पहले खुद सदर रहना भी ज़रूरी था। तो वो सदर के तौर पे उसने एंजॉय किया सारा, और उस दौरान उस चीज़ को कंफर्म किया कि अब ये चीज़ इस तरह से हो, क्योंकि उसके बाद सदर की अप्रूवल भी चाहिए। हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट जो मर्जी पास कर ले, जब तक सदर उसे ओके नहीं करेगा ना, वो कानून एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। और सदर क्यों ये कहेगा कि मेरी पावर ख़त्म कर दो? तो सदर के सामने जब जाता था वो कहता था ये तो फजूल सी चीज़ है। फिर जब जरदारी खुद सदर था और उसी की पार्टी हुकूमत में थी और उसको पता था दोबारा मेरे ये चांस पता नहीं लगे या ना लगे, तो उन्होंने कहा ये वाली पावर तो पक्की ख़त्म कर दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन जरदारी ने करवाई उसकी। जी क्या चीज़? अगर सारे के सारे मिल के दोबारा से अप्रूव कर दें और उसके बाद उस वक्त का सदर दोबारा से उसको ओके कर दे। ये आइन की तरमीम होती है, इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स के वो चीज़ें मौजूद होती हैं। अब पॉइंट ये है कि हर वक्त एक ही पार्टी का सदर और एक ही पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होती, फिर पार्लियामेंट वाले आपस में भी वोट डिवाइड हुए होते हैं। तो मुल्क में कोई लॉ जो मुल्क के फ़ायदे के लिए है उसके ऊपर भी आपस में साजिशें हो जाती हैं। लेकिन एक लॉ जब अप्रूव करवाना हो जाता है, अप्रूव एक्सटेंशन का। जिन लोगों को आज बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है ना कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए फ़लाना, उन्होंने खुद एक्सटेंशन करवाई थी। और मज़े की बात है उस वक्त कानूनी तौर पर मना हो गया था, उससे पीछे कानून साजी हो गई थी कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कानून चेंज करवाया और कानून चेंज सब लोगों ने मिलके किया। ये जितने लोग एतराज़ कर रहे हैं ना, ये सब के सब ने कानून, ये ऐसी है जैसे लाल मस्जिद पे हमले का सब ने साइन किए और बाद में मुशर्रफ अकेले को वो कर दिया कि जी ये था जालिम और ये इस तरह से। तो हमारे मुल्क में तो बहुत आसान है कि जहाँ लोगों को बिल और एक्ट के अंदर फ़र्क नहीं पता होता, जहाँ मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क नहीं पता होता। तो इसीलिए मैं वो, जैसे वो भाई ने भी सवाल पूछा तो मैं बताया था कि मुलजिम और मुजरिम में भी फ़र्क है। अभी जैसे ये वो आया है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए,
तो लोग ये कह रहे हैं कि लो जी ये देखो मुजरिम थे और इन्हें फारिग कर दिया। मुजरिम थोड़ी थे, मुलजिम थे। एक एक केस फंसा के रखा होता सबका। इनका कई साल से ये केस फंसा के रखा हुआ था कि जब ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ जो भी मामला होगा, तो जैसे इमरान खान का केस फंसाया हुआ था, ममनुआ फंडिंग, मशहूर ज़माना फ़ौरन फंडिंग, ठीक है। तो वो केस इस तरह से फंसा के रखे होते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे जो है ना उन्होंने देखा ठीक है अगर सही मुल्क ना चला तो यही केस किसी और तरफ चला जाएगा। जी आगे चलें फिर। सर अगर एक एम्बेसडर किसी दूसरे कानून की वजह से भी मुलजिम है, ठीक है, अभी उस पर फर्ज जमाया नहीं है, तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पर आ सकते हैं। देखिए मुलजिम के ऊपर तो मसला ही कोई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मुलजिम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वरना तो बड़ा आसान सा काम है। एक कारोबारी डील हो रही है, आपका कंपेटिटर 1 करोड़ों की डील कर रहा है, आप जाके उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दो, पर्चा जमा करा दो। अब चूंकि वो मुलजिम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो मुलजिम नहीं, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, 1 मिनट, ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंट कह दिया था, अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो, क्योंकि वर्ड कॉम्पिटेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ये कानून के अल्फाज हैं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो कोर्ट जो कि बाकायदा पावर रखती है, वो कोर्ट जो कि क्वालिफाइड है, वो कोर्ट जिसमें अनबायस्ड जजेस मौजूद हैं, अगर उसने एक बंदे को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है तब जाके हम कहते हैं कि लो जी अब ये बंदा जो है वो कन्विक्टेड है, और कन्विक्टेड के बाद फिर उसके साथ डील करना आसान नहीं है। और सर जो मुजरिम है वो फर्द जुर्म आयद होने के बाद होती है, सजा सुनने के बाद? फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद। ठीक है, यानी फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब क्या है? वो जो आखिरी हथौड़ा चलता है ठक, ये फ़र्द जुर्म आयद है। जी फ़र्द जुर्म आयद हो गया ना। अब जुर्म के ऊपर अलग अलग सज़ाओं के लेवल होते हैं कि इतने हज़ार से इतने हज़ार का जुर्माना हो सकता है, इतने साल से इतने साल की सज़ा हो सकती है, वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वो मुजरिम है, चाहे उसे 2 दिन की सज़ा हुई है। मुजरिम का मतलब है जुर्म साबित हो गया। चलें जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग गैर ज़रूरी तरफ जा रहे हैं। क्या चीज़? मुजरिम को अगर 2 दिन की रिहाई मिली है तो भाईजान मैं तो 15 लाख दफ़ा बताया है। नहीं तो अब ये आप उसको 2 दिन कहें, 5 मिनट कहें या 2 साल कहें, मैंने बड़ा क्लियर कट कई दफ़ा बताया है कि अगर एक मुजरिम है और वो हवालात से बाहर आया हुआ है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जी तो वो ज़बरदस्ती सियासी किसी ना किसी मामले के साथ रिलेट करके जाए ना, तो खैर बहरहाल मुजरिम अगर जेल से बाहर है तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर वो ज़मानत पे रिहा होके आया है, ज़मानत पे रिहा होके पता लगे वो फ़रार होके आया हो, ठीक है, तो ज़मानत पे अगर रिहा होके कानूनी तरीके से बाहर आया हुआ है तो यस उसके साथ डील हो सकती है। अब हमने ये सारा समझ लिया। अब इसमें एक पॉइंट जो हमारा रह गया था समझने वाला, दैट वाज इंसॉल्वेंट। जिस पॉइंट पे हमने असल में बात करनी थी, आपने उसका तो टाइम छोड़ा ही नहीं, इसके बाद तो हमने असल में 4-5 बुलेट्स भी पढ़नी है। खैर इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। अगर एक शख्स के एसेट्स इस काबिल ना हो कि वो अपनी लायबिलिटीज़ पे कर सके तो वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करने की दरख्वास्त दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके घर के असासे हैं 50 लाख के, उसने कारोबार शुरू किया, वो 50 लाख उसमें लगा, तो 50 लाख उसके कारोबार के असासे हैं, 50 लाख उसके घर के असासे हैं। उसने बिज़नेस किया, बिज़नेस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कि इससे मुझे करोड़ों का फ़ायदा होगा। 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और कोई ऐसी हरकत इससे हुई कि जिसकी वजह से वो 3 करोड़ का नुकसान कर बैठा दूसरे बंदे का। अब जिनका 3 करोड़ का नुकसान हुआ है वो अपना नुकसान पूरा करने आएंगे। पहले उसको कहेंगे तुम अपने बिजनेस के एसेट बेचो और हमारा नुकसान पूरा करो। ये 50 लाख के असासे बेच देगा, उनको 50 लाख दे देगा, नुकसान तो भी पूरा नहीं हुआ उनका। फिर ये अपने घर के असासे बेच देगा 50 लाख के, नुकसान अभी भी पूरा नहीं हुआ। अपनी पर्सनल चीज़ें बेच देगा, मोबाइल ये वो। अब एक टाइम आएगा कि इसके पास कुछ नहीं है बेचने को, ख़त्म हो गया, बिल्कुल मुक गया। कुछ दूर दूर तक इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी जायदाद में दूर दराज तक कोई हिस्सा नहीं है, कहीं भी कोई और इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो इसके पास था इसने सब दे दिया है, लेकिन चूंकि इसने 3 करोड़ का नुकसान किया है तो वो अगली पार्टी तो इसे नहीं छोड़ेगी। वो आएंगे, कहेंगे पैसे दो, कहेगा है ही नहीं। वो 2-3 चपेड़े कराएंगे, कहेंगे पैसे दो, कहेगा नहीं है। वो घूंसा मारेंगे, फिर कहेंगे अच्छा अब हफ्ते तक पैसे इंतज़ाम करके रखना। हफ्ते बाद आएंगे तो इसने कहाँ से ले आने हैं पैसे। अब क्या होता है कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपके एसेट्स इस काबिल नहीं होते और आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर इंसानियत की तज़लील होना शुरू हो जाती है।
पुराने ज़माने में ऐसे बंदे को ग़ुलाम बना लिया जाता था ताहयात, और उसको कहते हैं कि ठीक है जी अब तुम ग़ुलाम हो पूरी ज़िंदगी क्योंकि तुमने हमारे पैसे देने हैं। तो इंसानियत के तौर पे एक राइट पाकिस्तान या अक्सर मुल्कों का कानून ये देता है कि आप अप्लाई कर दें इंसॉल्वेंसी के लिए। वो बंदा अदालत को अप्लाई करेगा और उनसे कहेगा देखें जी मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। अदालत वाले ऐसे नहीं मानेंगे, एक बंदे को भेजेंगे जिसका नाम होगा ऑफिशियल असाइनी। वो आके उसके सारे मामलात को देखेगा, ये देखेगा कि उसकी क्या सिचुएशन है, फिर ये देखेगा कि उसने पिछले 6 महीने साल में कोई गिफ्ट वगैरह तो नहीं दिए। पता लगे 4 करोड़ उसने गिफ्ट दिया हो किसी को और अब अदालत पहुंच जाए जी देखिए मेरे आपस हाथ से चेक कर लें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, विरासत, ये वो, कहाँ कहाँ से उसको पैसे आने, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, और हर जगह से रिकवरी करवाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 15, 20, 25 लाख मजीद इकट्ठा हो जाए। वो पैसे उठा के उसके क्रेडिटर्स को देने के बाद और उसके बाद गवर्नमेंट पर एक ठप्पा लगा देगी कि ये बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इसका मतलब है कि अब कानूनी तौर पे इससे पैसों का तकाजा नहीं किया जा सकता, कानून ने उसे प्रोटेक्शन दे दी, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसकी लायबिलिटीज़ बंदे की ख़त्म हो गई, ये इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंसी का लॉ जो हमारे हरगिज़ सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगला सवाल आप लोगों का क्या होना है, सर ये इंसॉल्वेंट कितने अरसे तक रहेगा, सर कितने अरसे बाद ही अपने का मामला दोबारा शुरू कर सकता है। अगर इसने 4 साल बाद दोबारा कमाना शुरू कर दिया तो 4 साल पहले वाले लोगों को पैसे देने होंगे या नहीं होंगे, इंसॉल्वेंसी कितने अरसे तक रहती है, ऑफिशियल असाइनी क्या काम करता है। तो ये सारी बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। इवन इतना तबसरा भी सिलेबस में नहीं था, सिर्फ इसलिए कि आप लोग एक वर्ड को देख के परेशान ना होते रहें। इंसॉल्वेंट ऐसा शख्स होता है जिसकी एसेट्स कम हो और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो, और वो अदालत जाके कह दे कि जी आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, अदालत फिर ये कह दे कि हाँ भाई ये बंदा अब इस काबिल नहीं है कि अपनी लायबिलिटीज़ पूरी दे सके, और उसके बाद अदालत लोगों से कह दे कि देखो इसके साथ जो डील करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी पे डील करेगा क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कल को इसने किसी और का भी नुकसान कर दिया और वो पैसे मांगने आया तो ये उसे पैसे नहीं दे सकेगा क्योंकि ये इंसॉल्वेंट है। जी आज की डेट में ख़त्म हो जाएगी, बाद में पता नहीं कब होगी। लिमिटेशन का लॉ कई दफ़ा बताता है कि 7 साल के बाद जाके ये नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर सकता है, और हो सकता है आज की डेट में उस लॉ में तरमीम करके 4 साल लिखा हो। तो इसलिए अब हमने आगे नहीं गहराई में उतरना, हमने देखना है कि आज की डेट में वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो एक इंसॉल्वेंट बंदे से लॉ ने हमें मना कर दिया, देखो एक बंदा जो कि डिक्लेयर हो चुका है, पर्सन डिक्लेयर्ड एज insolvent cannot enter into contract, his property is dealt by official assignee और official receiver। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से बंदा आया वो उसके एसेट्स और उसके मामलात को देख रहा है, इस बंदे के साथ अब आप डील ना करें तो बेहतर है। ये चारों वो लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर भी लें तो कोई कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा मसलो मसाइल नहीं है, लेकिन आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे। इंसॉल्वेंट के अगेंस्ट आपको राइट नहीं मिलेगा, मुजरिम के अगेंस्ट राइट नहीं मिलेगा, एम्बेसडर के अगेंस्ट राइट नहीं मिलेगा, एलियन एनिमी के अगेंस्ट आपको उस तरह से राइट नहीं मिलेगा, और ये यहाँ पे इन चारों जगह पे आपका नुकसान होने का खदशा है। हो सकता है आप इंडियन बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जंग भी चढ़ गई है, लेकिन आपका कारोबारी मामला हो सकता है कोई किसी को धोखा ना दे, लेकिन चांसेस हैं कि हुब्बुल वतनी में आके जोश में कोई नुकसान कर बैठे किसी का। डन। तो इंसॉल्वेंट, इसी तरह से माइनर भी इंसॉल्वेंट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता। माइनर जो है उसके एसेट्स तो अभी उसके कंट्रोल में ही नहीं आए, उसकी लायबिलिटीज़ भी अभी उसके कंट्रोल में नहीं आई। तो अगर ये जुमला आपको कहीं लिखा नज़र आए कि एक माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, माइनर के पास जितनी चीज़ें रखी हैं उससे ज़्यादा का उसको नुकसान नहीं कर सकते या उससे नहीं पूछा जा सकता, तो इस तरह का जुमला नज़र आएगा, लेकिन स्टिल अभी भी वो जुमला काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा हम माइनर के बारे में आगे जाके और पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये वाला इंसॉल्वेंट समझ आया? फाइनली आज के असल टॉपिक की तरफ आते हैं। गुंजाइश वक्त में थोड़ी कमी है, कंसिडरेशन का यूनिट छोड़ते हुए हम इससे अगले यूनिट की तरफ चले जाएं। याद है 5 एसेंशियल्स, उन एसेंशियल में से एक एसेंशियल ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन का एसेंशियल एक पूरा सफ़ा है जो कि हम इस वक्त स्किप कर रहे हैं, और आप उस सफ़े से आगे आएंगे तो आपको थोड़ी सी डिस्कशन नज़र आएगी, ताकि हमारे पास पढ़ने के लिए थोड़ा हो और आप जब टेस्ट तैयार कर रहे हो तो आप कहें अरे वाह मज़े लग गए, अब इसमें से क्या सवाल आ जाना है। अब फिर टेस्ट में आप बैठ के कहें कि अरे वाह इतने में से भी इतना, ये तो जो है ना। तो खैर कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन
ये सारी चीज़ें लॉफुल होनी चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ हिस्सा गलत है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 कंसिडरेशन और उन 4 में से एक कंसिडरेशन गलत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़राब है। एक कॉन्ट्रैक्ट में कई ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग कंसिडरेशन और उनमें से कोई एक कंसिडरेशन ख़राब है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़राब। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा हिस्सा भी इलीगल हो जाए तो इसका मतलब है कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हें 10,000 kg गंदम सप्लाई करूंगा, मैं तुम्हें जो है वो 15 LEDs प्रोवाइड करूंगा, 26 स्पीकर्स प्रोवाइड करूंगा, 15 लैपटॉप्स प्रोवाइड करूंगा और एक बंदा भी मार के दूंगा, तुम बस मुझे 1 करोड़ दे दो, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाएगा। हाँ, अगर वो हिस्से डिफाइन कर देता, वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने kg गंदम दूंगा 10 लाख, मैं तुम्हें इतने LEDs दूंगा 15 लाख, मैं तुम्हें इतनी चीज़ इंपोर्ट करा के दूंगा 40 लाख, मैं बंदा मार के दूंगा 25 लाख। अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्से कर लेता तो हम कहते हैं ये 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। अब ऐसे में वो वाले हिस्से सही रहेंगे जो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं और ये इतना हिस्सा गलत हो जाएगा। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का कोई हिस्सा, कुछ पोर्शन गलत है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े हों और हर टुकड़ा अपने तौर पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हो तो जितने लीगल हैं वो चल जाएंगे और जो इलीगल है वो फारिग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट कब कब गलत हो सकता है। कंसिडरेशन तो हमें समझ आती है कि वो जो मुआवजा है वो चीज़ है, वो कानूनी चीज़ होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होगा और ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होगा, हम ये कहते हैं कि कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होती है अनलेस उसमें 5 में से कोई एक मसला हो। इसका मतलब है ये 5 में से एक भी मसला हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत हो जाएगा। इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने मना किया है। शायद आपको देखने में ना लग रहा हो कि ये कुछ गलत है। एक बंदा दूसरे से लाहौर में जाके पतंगे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, कानून ने लाहौर में पतंगे बेचना मना कर दिया। तो देखने में जितना मर्जी ये फ़न टाइप कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लग रहा है, एक प्रोडक्ट खरीदी जा रही है, सब कुछ जेन्युइन नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि लॉ ने मना कर दिया तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि यहाँ पे ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी जगह लॉ ने मना कर दिया हो तो मैं तीसरी लाइन पे आता हूँ, अगर फ्रॉडुलेंट है तो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में साबित हो जाए कि एक बंदा दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड करना चाह रहा है तो हम कहेंगे इसका ऑब्जेक्ट सही नहीं है। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, एक बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे से 10 लाख लो और उसका घर जाके गिरा दो फलाना बंदे का, ये गलत है। प्रॉपर्टी का लव एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आपने ध्यान में रखना है बिजनेस लॉ में जब भी वर्ड प्रॉपर्टी नज़र आए ज़्यादातर उसका मतलब ज़मीन नहीं होगा, उसका मतलब होगा एसेट्स। अगर ज़मीन बोलना होता है इन्होंने तो अक्सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि बात ज़मीन की हो रही है। तो प्रॉपर्टी का मतलब है लॉ के अंदर एसेट्स। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक इंसान को या उसके एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जाए वो गलत है। तो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे से 500 रुपये पकड़ो और सी को चपेट करा के आओ, ये गलत है। हो सकता है चपेट मारना गवर्नमेंट ने कानूनी तौर पे मना ना किया हो, तो इसलिए एक चीज़ तो है ना कि कानून ने मना किया, एक ये है कि उसमें फ्रॉड हो। अब चपेट मारने में कौन सा फ्रॉड है, लेकिन तकलीफ़ तो है, नुकसान तो है, एक इंसान को अजियत तो पहुंचाई जा रही है। तो उन्होंने कहा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं, किसी का नुकसान करें, किसी का ज़ाती या उसके एसेट्स का नुकसान करें तो वो मना है। देन कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपको नहीं लगता लेकिन अदालत को लगता है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट आपको कह दे कि इस इलाके में आपने ज़मीन वो घर नहीं बनाना, आप कहें लो जी ना LDA ने मसला किया है ना कुछ और ना कुछ और, ये आप कहाँ से कह देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तुम्हारा घर बनाना मुनासिब नहीं है, अवामुन नास के वसीतर मफाद में नहीं है, क्योंकि ये एक नाले का रास्ता है और यहाँ घर बनाने से वो रास्ता रोकेगा जिससे इस शहर को आगे जाके मसलो मसाइल हो सकते हैं। तो अगर कोर्ट किसी जगह कहते हैं कि ये गलत है, ये मॉरल है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या कोर्ट कहे कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर देने का मतलब ये है कि जुल्म परवान चलेगा या ये मुनासिब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वालिदैन अपने बच्चों को बेचने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर बच्चा तैयार हो, अगर वो मेजर भी हो, वालिदैन भी तैयार हों, कंसिडरेशन भी मौजूद हो, सब कुछ ऑल ओके है और वो अपनी खुशी से ये सारी चीज़ कर रहे हैं और वो बच्चे को पता है कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैंने खामखा रोल रोल के मर जाना है, तो इससे अच्छा है चलो किसी अमीर घराने में चला जाऊँ,
लेकिन इससे एक गलत चीज़ को तरवीज मिलेगी, तो अदालत कहेगी कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक लिस्ट होती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, पुराने ज़माने में हुआ करती थी। उस लिस्ट के मुताबिक हम देखते थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि दिखने में ठीक लग रही हैं लेकिन ओवरऑल कानूनी लग रही हैं लेकिन ओवरऑल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल है। तो अगर अदालत ने किसी को कह दिया इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो वो चीज़ फारिग है। 4 बातें समझ आई। 5वां, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इस नौयत की है कि अगर इजाज़त मिल गई कानून टूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में लस्सी की ब्रांडेड बोतल बेचना, समझ रहे, कानूनी तौर पे मना है। लेकिन अगर एक फ़ॉरेन शहरी हो और वो मुस्लिम भी ना हो, तो उसको इजाज़त है कि वो पाकिस्तान में लस्सी की ब्रांडेड बोतल ख़रीद सकता है। उसके लिए उन्होंने चंद बड़े होटलों को लाइसेंस दे दिया है कि आपके पास दूसरे मुल्क के लोग आके ठहरते हैं, अगर वो आपसे वो ब्रांडेड लस्सी की बोतल मांगे तो आप अगर कंफर्म कर लें कि वो नॉन मुस्लिम है और नंबर 2 वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो आप उन्हें बोतल दे दें। ओके, अब मुख्तलिफ़ किराने की दुकान वाले जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएं और उनसे कहें देखें जी आपने कहा कि गैर मुस्लिमों को और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उनको ये लस्सी की ब्रांडेड बोतल दी जा सकती है। आप एक काम करें, हमें भी सुपर स्टोर्स में, रिटेल में ये इजाज़त दे दें कि हम ऐसी बोतलें बेच सकें। जो हमारे पास आएगा हम उससे पहले तहकीक करेंगे कि क्या वो गैर मुल्की है और क्या वो नॉन मुस्लिम है। अगर ये दोनों चीज़ें पूरी हुई तो हम उसको ये ब्रांडेड लस्सी वाली बोतल दे देंगे। अपेरेंटली गलत तो नहीं है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि गैर मुल्की हो, नॉन मुस्लिम हो, उसको ऐसी बोतल दी जा सकती है। लेकिन ऐसी खुल्लम खुल्ला इजाज़त देने से गुमान या खदशा क्या है कि किसी और बंदे का ब्रांडेड लस्सी पीने का दिल कर रहा होगा जो कि मुसलमान भी होगा और पाकिस्तानी होगा, वो किसी फॉरेनर को आके कहेगा यार ये 100 रुपये पकड़ी ठीक है, ये आजा तुझे मैं एक टाइम का खाना खिलाता हूँ, ये दुकान पे जाके ना तुमने बोतल ला के दे देनी है जी। हाँ ठीक है, मतलब 2 बोतलें ले आना, एक तुम्हारी एक मेरी। तो पॉइंट ये है कि देखने में इलीगल नहीं है, वो बेचने की इजाज़त किसको दी है? फॉरेनर्स को, नॉन मुस्लिम्स को। लेकिन इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ये ऐसे ही है कि लाहौर के जो दुकानदार हैं जो पतंगों का काम करते थे वो गवर्नमेंट के पास जाएं, वो कहें आपने लाहौर में पतंग पे पाबंदी लगाई है ना, अगर फैसलाबाद से कोई आया हमारे पास पतंग खरीदने, रावलपिंडी से कोई आया हमारे पास पतंग खरीदने, आप एक काम करें ये इजाज़त दे दें कि हम दूसरे शहर के लोगों को लाहौर में दुकान में बैठ के पतंग बेच सकते हैं। तो अपेरेंटली तो कितनी अच्छी बात हो रही है। लेकिन अगर इजाज़त दे दी गई तो पतंग खरीद कौन से शहर के लोग रहे होंगे? लाहौर का बंदा जाएगा, एक जुगत कराएगा, वो समझ जाएगा फैसलाबाद क्या, वो उसे पतंग उठा के बेच देगा। तो ये 5 बातें समझ आ रही हैं। वो जो गैर कानूनी है, जो लॉ ने मना कर दिया, मना। वो जो इस तरह का है कि अगर इजाज़त मिल गई तो कानून टूट सकता है। वो जो फ्रॉडुलेंट है, वो जिसमें किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और वो जिसके बारे में अदालत कह दे कि नहीं भाई ये मुनासिब बात नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती पाकिस्तान के मुल्क में, पाकिस्तान में रहते हुए हम ये चीज़ इस तरह से अलाउ नहीं कर सकते। अब देखिए ना, बात ये है कि जो जिस लॉ की भी थोड़ी पहले बात हो रही थी, है तो ह्यूमन राइट्स, लेकिन अगर इस तरह से ओपन इजाज़त मिल जाए तो वो एक तो इमोरल है, दूसरा अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके फ़ायदे कम और नुकसान थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए वो फिर इस तरह की बात कर रहे हैं। डन। और वो जो छोटी सी बात हमने की थी कि अगर थोड़ा सा पोर्शन गलत हो तो सारा का सारा गलत। द एग्रीमेंट इज वॉइड इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। एक कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 मकसद हैं, उन मकसद में से कोई एक कंसिडरेशन का हिस्सा भी गलत है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया। इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ये नहीं वो कह रहे हैं ऊपर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 मकसद हैं, उन मकसद में से किसी एक मकसद की कोई एक कंसिडरेशन भी गलत है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी कंसिडरेशंस में से एक कंसिडरेशन भी या उसका कुछ हिस्सा भी गलत है तो इन सारे जुमलों का एक ही मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर अनलॉफुल है
तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, माँ सिवाय इसके कि हम, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग कर सकें तो सही वाले को अलग कर लें, गलत वाले को अलग कर लें। ऑल क्लियर? तो हमने जितना हमने पढ़ा, पहले मैं बता दूं ताकि लोग जुम्मे पे भाग सकें, जितना हमने पढ़ा है एक सफ़ा हमने छोड़ा हुआ है, पेज नंबर 16। उसके अलावा ये चैप्टर 3 जो है वो आप पढ़ सकते हैं। और चूँकि इस वीक हमारे पास एक पूरा दिन हमारा उस डिस्कशन में खाया गया, तो इसके पास पेपर पे उस तरह से डिस्कशन नहीं हुई, तो आपको कल चैप्टर 3 के पास पेपर्स की वीडियो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। टेस्ट मंडे को हो जाएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अपनी तैयारी वगैरह करते हुए आप वो करना चाह रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं पास पेपर्स वगैरह की, तो वहाँ पे वो पास पेपर्स अलॉन्ग विद डिस्कशन वो सारी की सारी अपलोड हुई हुई है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसमें कंसिड्रेशन की जो डिस्कशन होगी ना, अलग अलग पोर्शन बने होंगे, कंसिड्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ा, तो उस डिस्कशन को आपने जो है वो अवॉइड कर देना है। उसके ऊपर जो बात हो रही होगी आपने उसको इग्नोर कर देना है। डन? और डिस्कशन हुई कंसिड्रेशन पे रही होगी। इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी वही चीज़ है जो भी हमने पढ़नी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं मंडे को। आप लोगों ने टेस्ट देना है, टेस्ट की डिस्कशन और आगे पढ़ाई के साथ